Hello everyone, this is chapter 6 of this book and this is the last chapter. Chapter है convex set and their properties. Convex set क्या होता है वहां तक तो हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे. पहले हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशन देखते हैं. जैसे कहा जाए पॉइंट सेट. अब सेट में बच्चा सोचता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ होगा पॉइंट 1 2 एंड सो ऑन. लेकिन ये तो एक और दो पॉइंट हमने ऐसे लिख दी जो नेचुरल नंबर या इंटीजर्स हम जिन्हें कह सकते हैं. लेकिन यहाँ क्या कहता है कि पॉइंट सेट्स आर द सेट्स जिसके एलिमेंट्स जो होंगे वो ऐसे नहीं होंगे 1 2 3. वो काय को बिलोंग करेंगे, वो en जैसे सेट को बिलोंग करेंगे. अब en क्या हो गया, अभी e2 कर दूं इसमें n की जगह पे यहाँ पे 2 बना दूं तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया. तो इसमें हर चीज जो होगी वो x, y में होगी. ये आप कह दीजिए x1, x2 में होगी क्योंकि E2 है तो 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया. अभी 3 कह दें तो यूक्लिडियन स्पेस कहलाता है 3 डायमेंशनल. उसमें हर पॉइंट 3 में होगा कि जैसे 1, 2, 3. जब तो कह रहा है वेक्टर्स, तो वेक्टर जैसे i + 2j + 3 के ऐसा एक सेट हो, एक एलिमेंट हो गया सेट का. दूसरा एलिमेंट होगा 5i + 6j + 10 के. इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे. अब खाली 1 2 वाले सेट पढ़ना होता तो यहाँ थोड़ी ना पढ़ते, वो तो 9 10 में बच्चा पढ़ता है. यहाँ तो आप थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे. यहाँ पे एक सेट है, सेट कंटेन्स. यहाँ पे एक सेट है जो सेट बहुत सारे वेक्टर्स को कंटेन करता है. और वो वेक्टर्स किसको बिलोंग करते हैं, या तो 2 डायमेंशनल होंगे या 3 डायमेंशनल होंगे. अब क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन है तो उसने n डायमेंशनल बोले. अब उसने एग्जाम्पल जो लिया वो 2 डायमेंशन का लिया क्योंकि इजी पड़ेगा आपको. अब 2 डायमेंशन में हर पॉइंट जो होगा वो उसमें पेयर होंगे, जैसे कहते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर. जैसे x1 x2 इस प्रकार के. अब एक लाइन ले लीजिए a1 x1 + a2 x2 बराबर b. अब बच्चा यहाँ सोचेगा यार लाइन तो y बराबर mx + c मैंने हमेशा पढ़ी, ये थोड़ा लिख दूं ये. अब आप m को a1 ले लें, x को x1, y को लेफ्ट में ले आए और x2 मान लें और उसको आप a2 कर दें और सामने b कह दें c की जगह पे. तो एक लाइन हो गई ये 2 डायमेंशन में क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं. दिस लाइन जो है कंसीडर सेट ऑफ दोस पॉइंट विच सेटिस्फाइज दिस वन. आप कहिए x1 x2 एक इसको, ये एक पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है. ऐसे ऐसे पता नहीं कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे. तो x1 एक सेट मानिए जिसमें x1 x2 जैसे हजारों लाखों पॉइंट होंगे जो हमेशा इसमें रखने पर ये वैल्यू को दे देते हैं. जैसे ये 1 हो और ये 4 हो और ये 5 हो तो 1 + 4 = 5, तो 2 + 3 = 5, 10 - 5 = 5. तो कितने सारे मैंने पॉइंट बोले, एक बार बोला 1 4, एक बार बोला 2 और 2 और एक बार बोला 5 और -10, कुछ भी कह दीजिए. 2 पॉइंट ऐसे हमेशा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. भाई b बराबर 5 ले लीजिए और a1 और a2 को हमेशा के लिए 1 मान लीजिए. तो ये 5 है और ये दोनों 1 1 है तो 5 कैसे आएगा, इसको 2 और इसको 3, इसको 3 इसको 2, कुछ भी दे में हजारों पॉइंट एक साथ सेटिस्फाई हो सकते हैं. तो ये सारा एक सेट हो जाएगा पॉइंट सेट. पॉइंट सेट के अंदर 2 डायमेंशनल बहुत सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं. अब उल्टा और भी देखना सीखो द सेट ऑफ पॉइंट जो यूनिट सर्किल के अंदर है. यूनिट सर्किल का मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस जिसकी 1, ये हो गया. लेकिन वो सारे पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड कराएं, मतलब आप कुछ भी पॉइंट दीजिए यहाँ पे x1 x2 लेकिन वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी. फॉर एग्जांपल क्या 1 2 हो सकता है, नहीं, फ्रैक्शन में होंगे. हाफ और 1/3 ऐसे, या 1/4 और 2/5 ऐसे पॉइंट. तो बस ये पॉइंट सेट के बारे में बताया गया, इतने देर लगाने का इससे मतलब नहीं था. अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हाइपरस्फीयर. हाइपरस्फीयर क्या होता है कि ये en हाइपरस्फीयर n डायमेंशनल स्पेस में उसका सेंटर a मान लीजिए, रेडियस f साइलेंस मान लीजिए और ये इस प्रकार डिफाइन होता है. अरे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी पढ़े थे यार, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. 5th सेम में mod z - 1 लिखा करते थे बराबर f साइलेंस, या कुछ भी लिख दीजिए बराबर 2 लिख दीजिए. तो z - 1 जो 1 यहाँ पे घटता है वो सेंटर होता है और जो सामने लिखा होता है वो रेडियस होती है. लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है. यहाँ पे हाइपर स्पेस में है, आप en के अंदर है, तो यहाँ पे हर पॉइंट n डायमेंशन से मिलके बना होगा. तो x बराबर जो होगा वो x1 x2 x3 से लेके xn, और a क्या होगा वो भी एक पॉइंट, ये ऐसे a1 a2 से an जैसे होता. अब इसको आप वेक्टर में अगर मैं बदलूं तो x1 i, अब कैसे लिखूं वाला x1 i, ये x1 i + x2 j एंड सो ऑन. अब इसको अगर मैं यहां रखूं और a को a1 i + a2 j एंड सो ऑन, इनको आपस में घटाऊं, मॉड लगा है, मॉड x + x मॉड अगर होता है i + j का तो अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 - a1 का होल स्क्वायर.
एक्स भाई ये x1 और i अभी बोर्ड पे लिख रहा होता तो मैं a को भी लिखता a1 i प्लस a2j और फिर घटाता x1 माइनस a1 और i बाहर आ जाता, x2 माइनस a2fj बाहर आया और मॉड लगाने पे इसका स्क्वायर खुलता चला जाता। जहाँ पे इतना और ये तो ये रिप्रेजेंट सर्किल करता है, सर्किल करेगा अगर मैं 2 डायमेंशन स्पेस में आ जाऊं, और अगर मैं 3 में आ जाऊं तो ये क्या कहलाएगा, ये स्फीयर कहलाएगा। तो हाइपर स्फीयर क्या हुआ, कहिए कुछ नहीं, n डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो स्फीयर डिफाइन होता है उसे आप हाइपर स्फीयर कहेंगे। कहेंगे वो x माइनस ए बराबर एप्सिलॉन, जहाँ पे x कॉमा ए जो है वो आपको x कॉमा ए जो है वो en में बिलोंग करता है। अब आता है जी नेबरहुड। थोड़ा याद करिए पिछले साल की पढ़ाई रियल की, कॉम्प्लेक्स की, उसमें ये सब एप्सिलॉन्स वगैरह आते थे, डरने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन्स नेबरहुड अबाउट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज द पॉइंट लाइंग इनसाइड द हायर स्फीयर विद द सेंटर एट ए एंड रेडियस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। द एप्सिलॉन्स नेबरहुड अबाउट द पॉइंट, देखिए ऐसा है कि एप्सिलॉन्स नेबरहुड निकालना है किसका, ए का। ए यहाँ पे एक पॉइंट ये गिवन है, ये पॉइंट है ए, उसका एप्सिलॉन्स नेबरहुड निकालना है तो उसके चारों ओर एप्सिलॉन्स की दूरी तक जितने भी पॉइंट होंगे लेस देन एप्सिलॉन्स तक, ये जितने भी पॉइंट इसके चारों, ये तो ए पॉइंट है बीच में लिखा हुआ, उसके चारों तरफ आपने एक सर्किल बना दिया, उसकी रेडियस एप्सिलॉन्स, इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो एप्सिलॉन्स नेबरहुड कहलाएगा। अभी मैं कहूं सर्किल तो हुआ, सेंटर ए हुआ, रेडियस एप्सिलॉन्स हुई, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस ए बराबर एप्सिलॉन्स कह दूं तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। अब लेस देन एप्सिलॉन्स कह दिया तो अब ये डिस्टेंस बता रहा है x का और इन पॉइंटों के बीच की दूरी हमेशा एप्सिलॉन्स से छोटी होगी, तो ये a के सब नेबरहुड कहलाएंगे जो एप्सिलॉन्स को टच नहीं कर रहे हैं, अंदर अंदर ही रहेंगे, इसके आसपास की जो भी जगहें हैं वो वही नेबरहुड कहलाती हैं। आपको सिंगुलैरिटी वगैरह में कितना पढ़ाया था नेबर। फिर इंटीरियर पॉइंट, a point A is an interior point of the set S if there exists a neighborhood about A which contains only the point of the set A। मतलब एक पॉइंट A है, is an interior point, ये A पॉइंट S का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर एप्सिलॉन्स नेबरहुड अबाउट A जो क्या कहलाते हैं वो सिर्फ S के ही पॉइंट होंगे। तो S का इंटीरियर पॉइंट A कब होगा, मतलब एक पॉइंट A है सेट S में, वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा जब A के जितने भी नेबरहुड होंगे वो सब के सब S के अंदर मौजूद हो, और एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ S। S एक सेट है, सेट के अंदर एक पॉइंट है A, उसके जितने भी नेबरहुड हैं वो सब अगर S के ही हैं तो A पॉइंट S के अंदर ही मौजूद होगा, बस शर्त यह है कि उसके नेबरहुड भी S के अंदर मौजूद हो, तो वो आपका इंटीरियर पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट, ए पॉइंट A is the boundary point of the set S if every epsilon's neighborhood about A contains the point which are in the set and the point which are not in the set। A boundary point S does not have to be an element of S। बड़ी खास बात है ये, दोबारा पढ़िए। A point A is a boundary point of the set S if every neighborhood about A contains point which are in the set and the points which are not in the set। अरे यार बाउंड्री पे अगर कोई चीज है, ये रखा है, ये आपका सेट है, इसके बाउंड्री पे एक पॉइंट है, अब इसके नेबरहुड कुछ तो अंदर है कुछ बाहर है, तो ये बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा बस। अब बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस डज नॉट हैव टू बी एन एलिमेंट ऑफ एस, जरूरी नहीं है कि वो एस का एलिमेंट हो, ये यहाँ पे भी हो जाएगा, तो कुछ पॉइंट अंदर आ जाएंगे भाई। इसका आपको अगर नेबरहुड निकालना है तो एप्सिलॉन्स की दूरी तक तो जाएंगे, तो कुछ पॉइंट इधर कुछ पॉइंट इधर, तो बस ये बाउंड्री पॉइंट है, उसमें यही प्रॉपर्टी होती है, कुछ इधर कुछ इधर, मतलब कुछ इनसाइड सेट के अंदर, एस सेट के अंदर, कुछ बाहर। अब ओपन सेट क्या होता है, इस सेट एस इज सेट टू बी ओपन इफ कंटेन ओनली इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट क्या था आप भूलेंगे नहीं, इंटीरियर पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर बने हुए, मतलब पॉइंट के चारों ओर जो नेबरहुड्स हैं उसके, वो भी सेट के अंदर अगर हैं तो वो ओपन सेट है, मतलब तो वो इंटीरियर पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट के चारों तरफ जो नेबरहुड आपने बनाया वो भी सेट के अंदर ही हो। जैसे एक पॉइंट ए है, वो सेट एस का एक पॉइंट है, उस ए के चारों तरफ कुछ और आप थोड़ी दूरी तक नेबरहुड ले लीजिए, वो सब एस के अंदर ही होंगे, तो वो इंटीरियर पॉइंट है। अब सेट एस जो है वो ओपन सेट कहलाएगा यदि उसका प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर है, मतलब उस किसी भी सेट एस के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट्स के नेबरहुड भी उसी सेट के अंदर अगर मौजूद हैं तो वो सेट ओपन सेट कहलाएगा। अगर आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा तो उसमें ओपन सेट्स का बड़ा रोल होता है। क्लोज सेट, इसमें क्या होता है, सेट एस इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट। अगर इसके अंदर अभी ऊपर क्या गया था ना, बाउंड्री पॉइंट इसमें हो भी सकता है और नहीं भी है, अगर बाउंड्री पॉइंट इसी के अंदर मौजूद है तो ये क्लोज सेट कहलाता है।
अब ये बड़ी खास लाइन आती है आठवां। ये आठवां जो है लाइंस इन ई एन द लाइन थ्रू द 2 पॉइंट x1 और x2 जो 2 पॉइंट सेम नहीं है इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ पॉइंट्स। एक लाइन ऐसे करके कहिए कि ये इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। x बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। अरे यार ये वही लाइन की इक्वेशन है जो आपने अभी अभी यहां पे पढ़ी थी, बस इसमें a1 को तो इन्होंने देखिए कर दिया है लैम्डा और a2 एक और कांस्टेंट उसको 1 माइनस लैम्डा, बस बाकी तो वही लिखा हुआ है इज इक्वल टू। अब हाइपर प्लेन, अब प्लेन हाइपर, पहले तो आप प्लेन याद करिए, हाइपर तो बाद में पढ़ेंगे। आपको कभी मैंने फर्स्ट सेम में पढ़ाया था, आपको मैंने कभी फर्स्ट ईयर में या हाँ फर्स्ट सेम में जब 3D पढ़ाई थी तो कहा गया था कि एनी इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, कोई भी इक्वेशन जो 3 वेरिएबल में होगी और उन सब की लीनियर होगी वो इक्वेशन, मतलब 1 डिग्री के होने चाहिए, तो वो आपका प्लेन कहलाता है। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, लेकिन अगर वहां पे तो 3 ही थे एक्स वाई जेड तो वो 3 डायमेंशन में हो गया, हाइपर में तो n डायमेंशन में जाना है तो आप a1x1 कर दीजिए, क्योंकि एक्स वाई जेड के बाद अगला पॉइंट क्या लूं, x लूं, y लूं, z लूं, फिर क्या लूं, तो इसलिए अच्छा यह है कि x1 लें, x2 लें और xn तक चले जाएं, सामने आप कुछ कांस्टेंट लिख दीजिए। अब z यहाँ पे कुछ और है कांस्टेंट, तो बस ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ये हाइपर प्लेन कहलाएगा, या इसको cx बराबर z कर देंगे। ये वेक्टर्स हैं, यहाँ पे c जो वेक्टर है ये, इसके अंदर क्या भी पॉइंट होंगे, कहिए c1 कॉमा c2 कॉमा c3 एंड सो ऑन, और लास्ट में cn। ये वेक्टर है, x भी वेक्टर है, उसमें x1 x2 x3 होंगे। द वेक्टर c इज कॉल्ड द वेक्टर नॉर्म टू द हाइपरप्लेन और ये इज कॉल्ड द यूनिट नॉर्म। इसे याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में क्या पूछ ले और आपके कैसा पेपर बन के आए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप ही आ जाए तो यही टिक लगाने को आए। चलिए खैर जो भी है, हाइपरप्लेन डिवाइड्स द होल प्लेन En इन 3 डिसजॉइंट सेट्स में, और वो 3 डिसजॉइंट सेट्स कुछ इस प्रकार होते हैं। जब आप किसी पॉइंट को उस पर रखेंगे, अगर z से बड़ा है तो एक z से बड़े वाले पॉइंट होते हैं, एक z से पीछे वाले होते हैं और एक z के बराबर होते हैं। जो x1 और x3 हैं, जो आगे गया और जो लेफ्ट साइड में गया, वो ओपन हाफ कहलाते हैं, और इसमें इक्वलिटी भी लग जाए तो वो क्लोज्ड हाफ। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, आगे है भी दिया, वही बात करेंगे। पैरेलल प्लेन्स देखिए, 2 हाइपरप्लेन्स, हाइपरप्लेन याद आया, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आर सेट टू बी पैरेलल अगर इसमें c1, अरे यार 2 वेक्टर कहते थे a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर है, अगर 2 वेक्टर इक्वल लगाना है, ये बराबर है तो लैम्डा के साथ बराबर कर दिया करते थे, यहाँ पे भी उन्होंने लैम्डा के साथ बराबर कर दिया c1 और c2 को, लैम्डा बीइंग ए नॉन जीरो। अब आइए, now here comes the definition 12, convex combination। अब ये जो है आपका, एक मिनट, yes, convex combination of a finite number of points। कुछ points है आपके पास finite, उनका convex combination जो होगा, बस इनको lambda 1 lambda 2 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए, और इसी को आप convex combination कहते हैं। और ये सब है तो एक पॉइंट से, ये वेक्टर भी हो सकते हैं, जो भी है जुड़ने के बाद भी आपको एक वेक्टर ही देंगे, जहां पे ये लैम्डास जो है रियल है और उनकी कंडीशन याद रखेंगे, सारे लैम्डास के सम 1 होगा। अब मान लीजिए तो n तक डेफिनेशन है तो n तक जाते हैं, लेकिन 2 पॉइंट का अगर आपको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन निकालना होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लगा के जोड़ दीजिए, बस प्रोवाइडेड दोनों का सम जो है इनका 1 होना चाहिए। अब इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, इसमें एक बात छुपी होती है, इस बात को लेके हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनका सम 1 आएगा, इसको याद रखिएगा, यहीं से कहानी आगे की स्टार्ट होगी। फिलहाल कॉन्वेक्स सेट देखिए, a set of point is said to be convex if for any 2 point in the set the line segment joining these 2 point also in the set। अब आपने एक सेट ली, एक सेट है, जैसे आपके पास ये है या ये है, इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींच लीजिए, और लाइन जिन जिन पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी वो पॉइंट भी इसी के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सेट कॉन्वेक्स कहलाता है। ऐसे इसमें भी कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लूं, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, और इनको आपस में जोड़ दूं, चाहे ऐसे जोड़ूं, चाहे ऐसे जोड़ूं, चाहे ऐसे ऐड करूं, इनके ऊपर जितने भी पॉइंट सेटिस्फाई होंगे सब इन्हीं सेट्स के होंगे। लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ लेके आपस में ऐड करेंगे तो ये जो बीच में पॉइंट फंस गए ये सेट के बाहर है, या ये नजर आता है, इसमें यहाँ 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 जो पॉइंट है वो सब
सेट के बाहर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन कॉन्वेक्स सेट है और ये आपके कॉन्वेक्स सेट है। देखिए पढ़ लीजिए, a set of point is said to be convex if any two point in the set, the line segment joining these 2 point is also in the set. In other words, a set is convex if convex combination of any 2 point in the set is also in the set. कोई भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो हर हाल में इसी सेट के अंदर होना चाहिए। अब देखो साहब, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट, a point x in a convex set C is called an extreme point if x cannot be expressed as a convex combination of any 2 points x1 x2 in C. अगर कोई पॉइंट ऐसे एक्सप्रेस नहीं हो सकता, जैसे x को यहाँ पे कर रखा था ऐसे एक्सप्रेस, अगर ऐसे नहीं हो सकता तो वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। मैथमेटिकली a point is an extreme point of a convex set अगर do not exist other point, ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करें जो ऐसे कॉम्बिनेशन को बना, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तब ये एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। ऐसा x1 x2 एग्जिस्ट नहीं करता जो x को ऐसे सम दिखा दे। फॉर एग्जांपल ये जो है ये कॉन्वेक्स है, सर्किल है, सर्किल के दो पॉइंट को आप जैसे ये है, इसी को डेफिनेशन है। द पॉलीगन द सेट सी, ये कॉन्वेक्स है। इसमें पॉलीगन विच आर कॉन्वेक्स सेट्स have the extreme points at their vertices, obviously extreme point of the boundary point of the set. It should be noted that all the boundary point of the convex set are not necessarily the extreme point. भाई सारे नहीं हो सकते, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। पॉलीगन जैसे ये है, इसमें ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे सारे हो रहे हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। A point C which is not at the extreme point is known as the interior point. अब जो एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम अगर नहीं है तो इसका मतलब, एक्सट्रीम है तो मतलब क्या है, वो ऐसे कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकता, और अगर आ रहा है तो वो उसी सेट के अंदर मौजूद है, उसी के अंदर है, तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अब आप आइए कॉन्वेक्स रूल। कॉन्वेक्स रूल Cx ऑफ एनी गिवन पॉइंट ऑफ x, आई थिंक गिवन सेट ऑफ पॉइंट x इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम x। देखिए कॉन्वेक्स रूल क्या होता है, Cx of any given set of points x, कोई सेट ऑफ पॉइंट्स है आपके पास, उसके जो Cx होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। उस अरे यार किसी भी सेट x के जिसके अंदर पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, उन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का जो सेट होता है वो आपका कॉन्वेक्स रूल कहलाता है। अब कॉन्वेक्स फंक्शन, ए फंक्शन f(x) is strictly convex at x if for any two अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 x2। मान लीजिए जितने भी आपने बनाया फंक्शन लैम्डा x1 प्लस ये, इस पे एक f लगाइए, वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन कहलाएगा। बस डेफिनेशन याद रखिए, एक थ्योरम में आगे ये यूज हो जाएगी, जहां पे लैम्डा इसके बीच में होगा। फिर एक कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन आ गया, द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन द फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन जनरेटेड बाय दिस पॉइंट। चलिए, जब इतने सारे डेफिनेशन पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है, ये तभी होता है जब वो यूज में आ रहा होता है। फिलहाल अभी जैसे जैसे आएगा हम फिर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, नाम ही है, सब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स काफी सारी हैं। थ्योरम 1, ए हाइपरप्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट। देखिए, कंसीडर द हाइपरप्लेन। अब याद करिए, हाइपरप्लेन आपको अभी अभी पढ़ाया गया था। हाइपरप्लेन कुछ ऐसे था, ये इस प्रकार। अब ये जो होता है, कहता है ये क्या है, ये कॉन्वेक्स सेट है। तो कंसीडर द हाइपरप्लेन x बराबर Cx बराबर z, लेट x1 x2 कोई भी दो पॉइंट हो गए हाइपरप्लेन में, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई कराइए। अब एक थर्ड पॉइंट लीजिए x3, इफ x3, अगर मैं इन दो के ऐसे कॉम्बिनेशन में दिखा सकता हूं, c लगाइए, c लगाने पर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेकिन Cx1 तो कहना है, तो मैंने लैम्डा माना था, और ये मेरा लैम्डा, और ये सॉरी मैंने z माना था यहाँ पे, ये और ये भी Cx2 भी यहाँ पे क्या है, z है। माना क्या था, ये जो माना है, इसमें x1 x2 रखने पर ये आ गया था। अब ये रखने पर ये कट कटा जाएगा, z कॉमन लेने पर ये z के बराबर है। Cx1 भी z, Cx2 भी z, तो Cx3 भी z। ये क्या इंप्लाइज है, विच इंप्लाइज दैट x3 जो था आपका, ये लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये क्या बन गया, ये भी हाइपरप्लेन का एक पॉइंट बन गया। अब अगर ये इसी पॉइंट के अंदर आता है तो ये आपका कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कॉन्वेक्स सेट में हमने यही ऊपर पढ़ा था कि साहब वहां पे क्या होता है, इसी बाकी पॉइंट भी मिलके वही कंडीशंस को अगर होल्ड कर देते हैं तो वो कॉन्वेक्स सेट होगा। ये कोई इतना मुश्किल थ्योरम नहीं थी, एक बार आप पिछला पहले पढ़ के इसको करेंगे, याद हो जाएगा।
फिर क्लोज हाफ देखिए यही ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल पे अगर x1 x2 दो पॉइंट्स हैं h1 के देन कुछ इस प्रकार ये कंडीशन होल्ड करेंगे, h1 के हैं तो यही करेंगे। नाउ एक लैम्डा लीजिए, c इन पे अप्लाई करिए इन दोनों के इस प्रकार और c को फिर अंदर ले जाइए, ये इसकी वैल्यूज रखिए cx1 ये और cx2 वो z के बराबर ही आ जाएगा। तो बस x1 x2 अगर h में है तो ये चीज भी लौट के z आने से मतलब नहीं था, मतलब ये था कि ये लौट के h1 के अंदर। अगर ऐसा होता है अरे भाई वो दो चीजें उसी कंडीशन को होल्ड करके वही वापस दे दें तो वही आपका कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। इसी प्रकार आप इसको कर देंगे बट जहां ग्रेटर का निशान है वहां लेस का निशान लगा देंगे। अब इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है, जब से आपने मॉडर्न अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। दो कॉन्वेक्स सेट का ये होगा। अब मान लीजिए का इंटरसेक्शन भी कॉन्वेक्स सेट होगा, कंसीडर करिए दो कॉन्वेक्स सेट x1 x2 और x3 उनका इंटरसेक्शन। अब अगर x1 इसके अंदर मौजूद है तो x1 इसमें भी होगा और x1 दूसरे में भी होगा और x2 भी है तो वो दोनों में होंगे, लेकिन ये तो दोनों कॉन्वेक्स सेट हैं तो अगर x1 x2 इसमें है तो उनका ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी x1 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि x1 आपका कॉन्वेक्स सेट। इसी प्रकार अगर ये x2 में है तो ये भी इसी में होगा क्योंकि आपका x2 भी कॉन्वेक्स सेट है। अब नाउ ये x1 में और ये x2 में तो इंप्लाइज दैट आपका ये सेम क्वांटिटी ही दोनों के अंदर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे x1 आपने इसमें लिया था ना तो x1 में भी था, ये जो ऐसे करके लिखा है ये पॉइंट्स हैं ये सेट है और ये इसमें भी था। अब ये दोनों कॉन्वेक्स हैं और x1 और x2 x1 में थे तो आपने ये कंडीशन लिखी, इसी प्रकार ये x2 में थे तो ये अब सेम कंडीशन दोनों में आ गई। तो अगर दोनों में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी है, ये ऐसे खत्म हो जाएगा। अब ये दो के लिए था, अब ये n के लिए है, ये आप पढ़िए। और इसी प्रकार आपका ये है कि अगर S और T दो कॉन्वेक्स सेट हैं देन फॉर एनी स्केलर ये भी कॉन्वेक्स सेट होंगे। तो अब इसको मैं क्या बोलूं, एक सिंपल सी लाइन का है ये, इसको आप पढ़िए। ये 5 थ्योरम्स हो गई हैं, 2-4 अभी और पढ़नी है। या तो आप खुद पढ़ेंगे या मैं उसका भी वीडियो भेजूंगा। नहीं तो मैं ये चाहता हूं कि अब मैं आपको अब कल तो नहीं, कल तो मंडे है, ईद का दिन है, वैसे भी मैं ट्यूसडे से आपको नई बुक शुरू करा दूं। ओके, और इस थ्योरम में प्रॉब्लम आएगी तो उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, वो इतनी कोई पहली बड़ी बात नहीं है, आपके लिए भी नहीं। ठीक है, आप तो इसको तैयार करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, और इस चक्कर में नहीं रहेंगे कि आपके एग्जाम नहीं होंगे और आपको ऐसे प्रमोट कर दिया जाएगा, नहीं वो ठीक नहीं है। बस फाइनल ईयर में प्रमोशन नहीं होता है, प्रमोट करके डिग्री मिल भी जाएगी तो आप उस डिग्री का क्या करोगे लॉकडाउन? जब तक आगे पढ़ना है तो भैया लॉकडाउन तो खुलना पड़ेगा, तभी तो सब काम होंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ 6 सेम के एग्जाम जरूर हो, चाहे वो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, दिसंबर तक भी रुक जाए तो कोई कुछ नहीं है। ये साल तो 1 साल जिंदगी का डिलीट हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो इसका आप कुछ भी करें लेकिन एग्जाम में अगर गवर्नमेंट आपको प्रमोट भी करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे 10th क्लास का है, 12th का है, ये बड़े इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं जिंदगी के। इनके सर्टिफिकेट जो हैं वो जरूरी हैं और आपको सेंटर पे जाके ही इसमें एग्जाम देना होता है, वरना डिग्रियां ज्यादा बढ़िया नहीं मानी जाएंगी। और कोरोना तो खत्म हो जाएगा 2-1 साल में, ये तो हिस्ट्री है कि वायरस आते रहते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये डिग्री सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी और उस पर ये होगा कि ये प्रमोटेड बच्चे, तो ये गलत बात होगी। मैं ये चाहता हूँ आपके एग्जाम हो, चाहे थोड़ा देर से हो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो, सोशल भी नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, और शिफ्ट्स में हो, थोड़े थोड़े बच्चों का बुला के दें, जैसा भी करें। बहुत बड़ा कॉलेज है अपना, आप लोगों का 6 सेमेस्टर का हो जाएगा, एक एक क्लास में 10-10 बच्चों को बैठा लेंगे, उसमें गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ करा सकती है, और भैया नहीं कराना होगा तो नहीं कराएंगे, लेकिन आपका एग्जाम होना चाहिए, ये याद रखिए। चलिए खैर, ओके।